ओके स्टार्ट करें। नाउ वेलकम बैक टू माउंट एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास टुडे। और आज मैं क्या करने जा रहा हूँ, तो आज मैं कल जो चीजें मैंने पढ़ाई थी उसके बेस पे क्वेश्चन होगा और उस क्वेश्चन को करेक्ट करना होगा। ठीक है, चलिए आइए। आइए ओके। नेहा वेलकम। आप मुझे बताओ, नेहा ने, है ना, नेहा वेलकम हिम, नेहा ने उसको वेलकम किया, राइट। जो एक प्रोफेसर था, हिम यहाँ पर है और यहाँ पे क्या है, वर्ब है। ठीक है, इसको आप मेन वर्ब बोलते हैं क्योंकि एक ही वर्ब है। और वाज प्लेइंग रहता तो आप इसे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, है ना। चलिए, तो इस वाज के पहले सब्जेक्ट चाहिए तो हु लगाएंगे, और हु किसके लिए, हु के बदले, सॉरी हिम के बदले। नेहा वेलकम हिम हु वाज अ प्रोफेसर। नेक्स्ट, कॉल देम, उन्हें बुलाइए। आई थिंक ब्रोक दिस ग्लास। अब कहोगे सर ये ब्रोक दिस ग्लास यहाँ लिखा हुआ है, इस सेंटेंस का हमारा एक पार्ट है और इसका इसका हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्टिव केस में आप क्या यूज करेंगे, हु का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, उन्हें बुलाइए, है ना। हु, आई थिंक, जिन्हें, मैं सोचता हूँ कि उसने गिलास तोड़ा है, जिसने गिलास तोड़ा। तो यहाँ पे आई थिंक एक अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है जो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए बाकी सब पे, जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। तो आप कहेंगे कॉल देम हु ब्रोक दिस ग्लास, और बीच में आई थिंक लगाए तो कोई इशू नहीं। समझ में आया। चलिए, अब हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा में क्या बोल रहा है इस बात को समझेंगे। कॉल ही डैश यू थिंक यू कैन सेलेक्ट। अब कहोगे सर यहाँ तो सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा मेन वर्ब है ना, ये दिया हुआ है। तो ये तो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। और ये यू थिंक मतलब आप ऐसा सोचते हो, तो यहाँ पे क्या है कि सब्जेक्ट यहाँ तो सारे कंप्लीट है, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस होगा। और ऑब्जेक्टिव केस में होम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, होम। समझ में आया। तो कहेंगे कॉल ही होम यू थिंक, जिसे आप सोचते हैं, यू कैन सेलेक्ट, जिसे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आ गया। चलिए, चौथा अगर हम बात करें तो दे ऑफर्ड सीट टू ही, उन लोगों ने सीट को ऑफर करा। किसको, उस लड़के को जो लिंपिंग कर रहा था, है ना, जो इधर उधर घूम रहा था, लिंपिंग कर रहा था। तो दे ऑफर्ड सीट टू हिम डैश वाज लिंपिंग। तो आप मुझे बताइए, ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा एमबी मेन वर्ब है, और इसका सब्जेक्ट तो नहीं है। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, हिम के बदले हु लगना चाहिए। क्लियर, शाबाश। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 को ऑब्जर्व कीजिए। तो ये अपना बेसिक बात है जो आप ऑलरेडी जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं इसमें, आई नो सागर्स एड्रेस। मैंने कहा कि हु और जो भी रिलेटिव वर्ब होता है ठीक इसके नजदीक होना चाहिए। तो एड्रेस कोई व्यक्ति है जो हु लगा है यहाँ पे, नहीं है ना, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सही कैसे करना होगा, आई नो सागर्स एड्रेस हु इज अ पोइट। तो आप इसे क्या करेंगे, इसे हटा करके आई नो एड्रेस ऑफ सागर, और सागर के नजदीक में हु आ गया, अपने आप में करेक्ट हो जाएगा। याद आया कुछ, शाबाश। नेक्स्ट, इट वर देम। इट के साथ वर नहीं होता, इट के साथ क्या होता है, ये हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, तो वॉज हो जाएगा। इट वॉज देम, और आपको पता है कि जब भी इट वॉज रहता है तो यह ऑब्जेक्टिव केस नहीं, सब्जेक्टिव केस लगता है। क्या लगता है, इट इज आई, ना कि इट्स मी। इट्स मी अपने आप में गलत है, शाबाश। तो सिंगुलर है, यहाँ पे वॉज इस्तेमाल हुआ है, इट वॉज दे। अब एक बात बताओ, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, जो इस मतलब जो लॉस के लिए जिम्मेवार था, है ना, रिस्पॉन्सिबल। तो हु यहाँ पे हमारा क्या है, तो कहोगे हेल्पिंग वर्ब है, और या मेन वर्ब है क्योंकि सिंगल वर्ब है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ जरा, अंधेरा हो गया हो। आइए, हाँ, तो मैं कहा था, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे हु है, यहाँ पे तो सब्जेक्टिव केस में उसके बाद हमारे पास वर्ब लगा है, उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी एक्स्ट्रा लगा हुआ है, बात खत्म करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगा, ये अपने आप में करेक्ट हो जाएगा। जो भी चेंज करना था वो इसके अंदर करना था। क्लियर, आइए।
आई बॉट शेखर कार, मैंने शेखर की गाड़ी को खरीदा जो मेरे से जूनियर था। तो कार जूनियर था क्या आपसे? नहीं, शेखर जूनियर था। और हु जो इस्तेमाल हुआ किसके लिए? शेखर के लिए। लेकिन हमें ये रूल कहता है कि इतना दूर दूर नहीं रह सकता है। तो आप इसे हटा करके क्या यूज करेंगे? कार ऑफ शेखर। और शेखर के नजदीक हमारे पास आ गया हूं, अपने आप में करेक्ट हो जाएगा। आई बॉट कार ऑफ शेखर हु इज माई जूनियर। फंटास्टिक आंसर्स, जो मेरे से जूनियर था। अब अभी दो क्वेश्चन है, इस दो क्वेश्चन के बारे में जानना है, समझना है। और इसका आंसर सर अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी 1 से लेकर 7 तक इरेज करेंगे और रूल रेगुलेशन दिखाएंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन आपसे बनेगा। चलिए अब हम बात करते हैं रूल की। अभी आपने जो सीखा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। रूल क्या था? एक तो पहले एंटीसीडेंट था। एंटीसीडेंट जो पहले पूर्व पद होता है ना। उसके बाद आपका रिलेटिव प्रोनाउन था, रिलेटिव क्लॉज था। रिलेटिव क्लॉज याद है ना, हु हुम के बाद जो पूरा सेंटेंस होता है, और उसके पहले हमारा क्या होता है? एंटीसीडेंट होता है। ये आपने जाना। गुड। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर मैं कहूं आई एम वेटिंग फॉर, आई एम वेटिंग फॉर करण's रिस्पॉन्स, हु इज विलिंग टू ज्वाइन अस। मतलब मैं करण के रिस्पॉन्स के लिए वेट कर रहा था, मैं करण के रिस्पॉन्स के लिए वेट कर रहा था, जो जो हम जो हमारे साथ ज्वाइन करना चाह रहा था। तो एक बात बताइए, यहाँ पे करंट रिस्पॉन्स है और हु लगा है, तो हु किसके लिए? करण के लिए हुआ है, तो इसको नजदीक लगाना होगा। तो आप कहेंगे रिस्पॉन्स ऑफ, हाँ, रिस्पॉन्स ऑफ करण। आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स ऑफ करण, और इस करण के साथ इस्तेमाल किया हुआ हु, अपने आप में करेक्ट है। और ये हमें रूल नंबर ये बता रहा था। क्लियर? चलिए अब सेकंड रूल क्या था? सेकंड रूल एंटीसीडेंट है, आपका एंटीसीडेंट है, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, और यहां पे देगा इंफॉर्मेशन। क्या देगा? इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन किसका देगा बताइए? तो ये इसका देगा इंफॉर्मेशन। कोई दिक्कत समझ में आए? इंफॉर्मेशन हमेशा किसका मिलता है? रिलेटिव प्रोनाउन इसके लिए इस्तेमाल होता है, और ये इसका इंफॉर्मेशन यहां मिलता है। इसी के अकॉर्डिंग तो हम लोग वाज, इज, आर लगा रहे थे, है ना। ये जाना आपने। चलिए उसके बाद तीसरा हमारे पास रूल है, तीसरा रूल क्या है? ये हमारी इंफॉर्मेशन दे दिया। अब कहोगे सर ये एंटीसीडेंट है, उसके बाद ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, और इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लिखते थे किसके अकॉर्डिंग? इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। यही था, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्लीज। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ गई, अगर हमारे पास, सुनो ध्यान से, ये जो रिलेटिव जो प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन कोई निश्चित व्यक्ति या कोई निश्चित चीज को इंडिकेट करेगा तो, और अनिश्चित चीज को इंडिकेट करेगा तो, है ना। अगर कोई निश्चित चीज को इंडिकेट कर रहा है, डेफिनेट चीज को इंडिकेट कर रहा है, तो हमारे पास क्या यूज होता है? एंटीसीडेंट होता है। उसके बाद रिलेटिव रिलेटिव प्रोनाउन होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन रहता है, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले जाना जाना चाहिए। यहाँ पे रिलेटिव रिलेटिव प्रोनाउन और इंफॉर्मेशन। लेकिन क्या होगा जब ऐसा हमारे पास आ जाएगा जो अनिश्चित होगा? क्या होगा? अनिश्चित होगा, तो इसके अंदर एंटीसीडेंट नाम का कोई चीज नहीं रहता। एंटीसीडेंट नाम का कोई चीज नहीं रहता है, तब क्या होगा? तो आप इसके अंदर एंटीसीडेंट नहीं होगा, तो रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आएगा? तो कहोगे सर हु आएगा। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या आता है? हु आ जाएगा, नहीं तो हु। यही तो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। और इसमें आपको करना क्या है? इसके अंदर आपको क्या लगाना है? तो एवर लगाना है, ई वी या एवर या सो एवर लगाना है। दोनों का सेम सेंस क्रिएट करता, आप एवर लगाइए या सो एवर लगाइए,
डजंट मैटर, और उसके बाद आप इसके बाद में सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं। कोई दिक्कत? कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं। और ये लगाने से इसका हिंदी जो होता है ना, जैसे मान लेते हैं अगर आप हु में एवर लगाएं तो बना क्या बना? हु एवर, मतलब कोई भी से पता चल रहा है, कोई निश्चित व्यक्ति का नहीं चल पता चल रहा है। हुम है तो अब हुम के साथ होम सो एवर लगाएंगे, इसका मतलब भी कोई भी होता है, लेकिन फर्क इतना है कि ये आपका हु जो होता है ऐसी सब्जेक्टिव केस में, और हुम होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। उसके बाद कोई इंफॉर्मेशन आई तो इस तरह से सेंटेंस को बनेगा, यही हमारा नियम था। अब चलिए, अब नीचे दो क्वेश्चन 8 और 9 दिया हुआ है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। आइए, मैंने कहा कॉल जो एलिजिबल है, कहोगे एक बात बताओ, यहाँ पे इज है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, मतलब एक ही वर्ब है तो ये हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। एलिजिबल है, एडजेक्टिव है हमारा, इसमें तो क्या नहीं है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्टिव केस में आप क्या डालेंगे? हु लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे कोई पता चल रहा है, कोई निश्चित, ये तो इंडिफिनिट का पता चल रहा है। अब इंडिफिनिट का पता चल रहा है तो हु के साथ क्या लगाएंगे? हु एवर, कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत है ना। तो एवर लगाएंगे इसके साथ, हु के साथ, होम के बाद, और होम के साथ सो एवर लगा लीजिए। आई हु लगाए तो हु एवर इज एलिजिबल, कॉल हु एवर इज एलिजिबल, है ना। उसे बुलाओ जो कोई भी, मतलब किसी को भी बुलाओ जो एलिजिबल है, जो योग्य है, राइट। कॉल हु एवर इज एलिजिबल, और यहाँ पे कोई और निश्चित व्यक्ति या किसी चीज के बारे में नहीं कहा गया, राइट। नाउ पद्मावती रिस्पेक्टेड, पद्मावती ने रिस्पेक्ट किया, है ना। तो कहोगे सर यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वर्ब है, उसके बाद हमारे पास आगे चीजें दिए हुए हैं, वर्ब के बाद जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह होता है यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि प्रीपोजिशन ये हमारा प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो भी लगता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना जी, ऑब्जेक्ट होता है। अब और इस ऑब्जेक्ट के अंदर कहोगे सर ये किंगडम नाउन है, तो नाउन के पहले लगने वाला हमारा एडजेक्टिव होता है। आई बात समझ में? तो इसमें क्या, किस चीज की कमी है? इसमें सब्जेक्ट की कमी है इसके अंदर। तो सब्जेक्ट में, सब्जेक्टिव केस में क्या होता है? हु होता है, क्या होता है? हु होता है, तो आप इसके अंदर क्या डाल देंगे? चलिए हु डाल दीजिएगा, और हु यहाँ पे डाल दीजिए, और हु के साथ लगाएंगे एवर, हु एवर की पद्मावती रिस्पेक्टेड हु एवर केम टू हर किंगडम, मतलब पद्मावती ने, है ना, उन किसी को भी, है ना, क्या क्या सम्मान किया, जो कहाँ आया? उसके किंगडम में आया, साम्राज्य में आया। अब मुझे बताइए, ये इंडिफिनिट वाली बात समझ में आ गई? हाँ, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन लेता हूं सो वाला, है ना। टू, ये बहुत प्यारी क्वेश्चन है। टू डैश कॉमा, टू डैश कॉमा इट में कंसर्न, इट में कंसर्न, बताइए इसके अंदर क्या लगेगा? और एक बात और, ये मैंने फॉरवर्ड स्लैश डाला है, इसका मतलब हु के साथ एवर या हु के साथ सो एवर, हुम के साथ एवर या हु के साथ सो एवर लगा सकते हैं, ठीक है। अभी मैं हु के साथ एवर लगाया था, हुम के साथ सो एवर लगाया था, लेकिन आप ऐसा मत करना, ये आप क्या करना, आप दोनों में से किसी को भी लगा सकते, हु एवर या हु सो एवर, या हुम एवर या हुम सो एवर, कोई इशू नहीं है, बात सेम है। अब एक बात और समझ आइए, टू के बाद हमेशा क्या होता है? टू हमारा क्या है ये बता दो, टू हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या लगता है? उसी ऑब्जेक्टिव केस। तो अब तो समझ में आ गया, होमसो एवर, तो आप इसके अंदर लगा दीजिएगा होमसो एवर, होम सो एवर लगाइए, टू होम सो एवर इट में कंसर्न। और आपने ऑब्जेक्टिव केस ऐसे भी पता कर लिया कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है, लेकिन इट हमारा सब्जेक्टिव केस में, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा कोई वर्ब है, तो इसमें तो पूरा कंप्लीट है। जब कंप्लीट है तो इसमें तो सब्जेक्टिव केस तो होगा नहीं, ऑब्जेक्टिव केस ही होगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस ही इस्तेमाल हुआ है। देख लीजिए ऐसे भी पता चल रहा है, दोनों तरीके से क्लियर हुआ। अब इसे नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ेंगे प्लीज। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूं सुनिएगा ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि अभी तक हम लोग जो भी बात कर रहे थे वो किसी भी पर्सन के बारे में, कोई भी इंसान के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग जानवरों की बात करेंगे या कोई ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, और उसके बदले क्या इस्तेमाल करेंगे। हाँ, नेक्स्ट मान लीजिए आप कोई ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं या कोई भी एनिमल की बात कर रहे हैं,
और कोई भी आइडिया, आइडिया मतलब वही जो आपके पास बेहतरीन आइडिया होता है। तो यहाँ पे विच का यूज करेंगे और विच हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, राइट। और सॉरी बाय मिस्टेक, तो विच हम लोग यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के लिए या एनिमल के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पे इंसान रहता हो तो यहाँ पे हु याद है, और हुम रहता है ऑब्जेक्टिव केस के लिए हुम, और सब्जेक्टिव के लिए हु इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों के लिए विच इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो। आइए नेक्स्ट रूल क्या जानेंगे। अगर मान लीजिए इसमें एंटीसीडेंट नहीं दिया हुआ है, एंटीसीडेंट नहीं देने का मतलब आप जान रहे हैं, है ना, कोई अनिश्चित चीज दिया हुआ है तो आप इसके साथ क्या लगाएंगे, विच एवर। याद आया कुछ, हुएवर था, हुमसोएवर था, तो आप इस ऑब्जेक्ट के लिए ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट या ऐसा कोई एनिमल जिसका एंटीसीडेंट नहीं दिया हुआ है और उसके बारे में बात करें तो विच एवर या विच सो एवर आप इसमें इस्तेमाल कर लेंगे। आइए उसके बाद आप इसमें आगे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हाँ क्या लिखते हैं आगे, तो कहोगे ऑब्जेक्ट, एनिमल या आइडिया के बारे में। ऑब्जेक्ट क्योंकि एंटीसीडेंट तो है नहीं, अब तो यही डालेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एनिमल और आइडिया, ये आपका रहा। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं, ये जो होता है अगर मान लीजिए ये हमारा स्टेटमेंट रहता है, कोई हमारे पास एंटीसीडेंट की बात करो और इसमें अगर विच रहता है और उसके बाद कोई हमारा नेक्स्ट क्लॉज या स्टेटमेंट रहता है, तो इसका मतलब क्या होता है, जिस कारण से ये जिस कारण से कभी ये हिंदी रिफर करता है जो उसके बाद यहाँ आता है, विच का मतलब जिस कारण से, और यहाँ पे हम लोग वो कारण होता है, यहाँ पे हम लोग कारण यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अगला डन करते हैं। तो पॉजिटिव केस में, आपने पॉजिटिव केस में क्या जाना, तो पॉजिटिव केस में क्या होता है, तो आप कहोगे सर पॉजिटिव केस में दो होता है, एक होता है लिविंग, एक होता है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग नाउन, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग नाउन और हो जाएगा लिविंग नाउन। अब ये देखिए लिविंग नाउन की बात करें तो आप क्या करते हैं, इस जब भी कोई लिविंग नाउन रहेगा ना तो आप हुज का इस्तेमाल करेंगे, लिविंग थिंग्स के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, हुज का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नाउन पोजीशन, नाउन पोजीशन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जैसे हम लोग नॉन लिविंग की बात करते हैं, नॉन लिविंग की बात करते हैं तो क्या करेंगे, नॉन लिविंग के बाद आप प्लस का साइन इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, प्लस का साइन इस्तेमाल करेंगे और पोजीशन इस्तेमाल करेंगे, नाउन पोजीशन पहले, उसके बाद ऑफ और विच लगाते हैं, ऑफ और विच लगाते किसमें, नॉन लिविंग में लगाएंगे। अब एग्जाम्पल की बात करें, अगर ये चीज आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो इसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल मैं यूज करता हूं। अगर मैं कहूंगा टेबल्स पेंट, टेबल का पेंट, तो आप क्या करेंगे, ये तो हमारा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है तो आप कहेंगे पेंट ऑफ टेबल। तो मैं इस बात को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आई बात समझ में, आई प्लीज। तो ये आपने जान लिया लिविंग नाउन के लिए, और ये नॉन लिविंग नाउन के लिए। लिविंग नाउन हुज लगाएंगे, नाउन पोजीशन, नॉन लिविंग नाउन होगा उसके बाद नाउन की, है ना, उसके बाद नाउन पोजीशन प्लस ऑफ विच लगा लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन आएंगे। अब 3-4 क्वेश्चन मैं लूंगा और उसको बनाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा ईशा, ईशा हैज, ईशा के पास रमन की कार है, ईशा हैज रमन्स कार, ईशा के पास रमन का कार है ना, ठीक है। हु गिव्स, जो बहुत ही ज्यादा आराम देता है, कंफर्ट देता है, कंफर्ट एंड माइलेज, माइलेज जानते हैं ना क्या होता है, देखो माइल मतलब जानते हैं क्या होता है, एक मील, मील जानते हैं आप हिंदी में, मील होता है, 1 मील में कितने किलोमीटर, गॉड 1.6 किलोमीटर, 1 मील में, एक मील, नहीं तो आप इंग्लिश में एक माइल होता है, हिंदी में मील बोलेंगे। तो माइल एज मतलब कितना 1 लीटर में किलोमीटर हम चला पा रहे हैं गाड़ी, तो माइलेज होता है। आइए, ईशा हैज रमन्स कार, ईशा के पास रमन की कार है जो कंफर्ट और माइलेज देता है। तो आप हमें ये बताइए, यहाँ पे रमन्स कार की बात कर रहा हूं और यहाँ हु लगा है, तो ये हमारा क्या है,
यहाँ पे माइलेज कौन देगा? रमन माइलेज देगा। रमन कैसे माइलेज देगा और आराम कैसे देगा? तो कार के बारे में बात की जा रही है, तो कार हमारा एक ऑब्जेक्ट है जी, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग हु लगाएंगे जी? नहीं, ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग विच लगाएंगे। अभी मैंने कहा ऑब्जेक्ट एनिमल आइडिया के लिए विच लगाएंगे। तो आप कहेंगे ईशा हैज रमन्स कार विच गिव्स कंफर्ट एंड माइलेज। शाबाश। चलिए दूसरा एग्जांपल, दिस इज माय डॉग, दिस इज माय डॉग हु इज वेरी वेरी क्या? हु इज वेरी इंटेलिजेंट, जो बहुत तेज है। मेरे ना, यह मेरा डॉगी है जो बहुत तेज है। तो आप कहोगे सर दिस इज माई डॉग, यह मेरा डॉग है, एंटीसीडेंट, अच्छी बात है। लेकिन हु किसके लिए? किसके लिए? डॉग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। डॉग तो हमारे क्या है बताइए? डॉग एनिमल है, तो एनिमल के साथ विच हु लगाएंगे, हु लगाएंगे, विच लगाएंगे, विच इज वेरी इंटेलिजेंट, है ना। अब ये एक बात और समझना है, मैं पोजीशन की बात करूंगा तो होज, यहाँ पे पोजीशन की बात नहीं कर रहा। इस डॉग के का कलर या डॉग का कोई चीज पोजीशन की बात करेगा तो हम लोग लगाएंगे होज। अब यहाँ तो पोजीशन है नहीं, क्यों नहीं पोजीशन? कहोगे सर यहाँ तो इज वेरी इंटेलिजेंट है, इज वेरी इंटेलिजेंट है, तो हमारे लिए मेन वर्ब हो जाएगा और ये आपका एडवर्ब हो जाएगा और ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसका सब्जेक्टिव केस चाहिए ना जी। तो विच हमारा सब्जेक्टिव केस में भी और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में इस्तेमाल होगा। और सिंपल सी बात है, डॉग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, डॉग हमारा एनिमल है, तो आप विच लगा लीजिए। क्लियर हुआ? चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम आगे प्रश्न लेंगे। राइट, हो गया? आइए प्लीज समझिए। नाउ हिज मदर केम टू नो अबाउट हिज रिलेशनशिप। उसकी माँ जो है, आई, हिज मदर केम टू नो अबाउट हिज रिलेशनशिप। उसकी माँ, उस लड़के की माँ आई उसके रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए। सुनो ध्यान से, उसकी माँ आई उसके रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए। अब कोई लड़का है और लड़का की माँ तो हिज मदर ही होगा। अब वो आएगी कहाँ पे? लड़के के घर आएगी ना। लड़की घर पहुंच गई, ठीक है, आई जानने के लिए, रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए, जिस वजह से वो क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई, वो लड़की डिस्टर्ब हो गई। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? वर्ब है, हमारे पास ये वर्ब है, उसके बाद हमारा पास ऑब्जेक्टिव किस आया? ऑब्जेक्ट आया, ठीक है। अब यहाँ सब्जेक्ट चाहिए, तो मैंने कहा बीच जो होता है वो सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस दोनों में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पता कैसे चलेगा? जानिए। तो आप ऐसे पता मत करना कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस से सब्जेक्टिव केस होगा, ये हु और हुम वाली बात नहीं है ना। हिज मदर केम टू नो अबाउट हिज रिलेशनशिप। उसकी माँ उसकी रिलेशनशिप के बारे में जानने के लिए आई, जिस कारण वह डिस्टर्ब हो गई। तो विच का मतलब क्या हो गया? जिस कारण। समझ आया? शाबाश। नेक्स्ट, तो इस टोटल स्टेटमेंट को ये बता रहा है ना, इस स्टेटमेंट की वजह से ये डिस्टर्ब हो गई। तो ये जो हमारे पास इस पूरे स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है बीच। आई बात समझ में? इसलिए मैंने पूरा कवर कर दिया, इसकी वजह से ये आया है और इस चीज ने इसको डिस्टर्ब कर दिया। शाबाश। केजरीवाल हैज हैंड इन लिक्विड स्कैम। केजरीवाल के पास है ना हाथ था लिक्विड स्कैम में। लिक्विड स्कैम जानते हैं क्या होता है? लिक्विड मतलब होता है पीने वाला चीज, उसमें स्कैम घपला होता है, स्कैम करना। तो लिक्विड स्कैम में हाथ था, केजरीवाल का हाथ है, जिस वजह से वो अरेस्ट हो गया, उसकी अरेस्ट हो गई। तो ये वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आप इस्तेमाल किए, चलो ठीक है ऑब्जेक्ट, और इनमें सब्जेक्ट चाहिए, तो ये सब्जेक्टिव केस तो होगा ही, विच होगा ही सब्जेक्टिव केस में। यहाँ पे विच है, ऐसे पता करो कि यहाँ विच कौन से केस में है। आइए, और केजरीवाल जो है वो लिक्विड स्कैम में शामिल था, इस कारण से क्या हो गया? उसका अरेस्ट हो गया। तो इस पूरे स्टेटमेंट के लिए विच इस्तेमाल। क्लियर? शाबाश।
नेक्स्ट, वेयर डैश शर्ट यू वांट, तुम डैश शर्ट पहनो जो तुम चाहते हो, कोई भी शर्ट शर्ट, लेकिन यहाँ पे कोई शर्ट दिया हुआ है क्या, कोई खास नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो है इनडेफिनिट चीज को इंडिकेट कर रहा है, और इनडेफिनिट चीज को इंडिकेट कर रहा है तो विच एवर या विच सो एवर लगता है। तो यहाँ पे शॉर्ट हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे विच एवर लगा लीजिए। क्या लगाएंगे, विच एवर लगाएंगे, हु एवर लगाएंगे, हुम सो एवर लगाएंगे, नहीं। आई अब बोल रहा है वेयर द शर्ट, अब शर्ट को पहनो, यहाँ पे शर्ट अवेलेबल है, यहाँ पे वेयर, यहाँ पे क्या अवेलेबल है पता ही नहीं था, शर्ट अवेलेबल नहीं था। विच एवर शर्ट, जो शर्ट आपको पसंद है आप पहन लो, यहाँ पे शर्ट के बारे में नहीं है, यहाँ पे नहीं बताया गया कौन सा शर्ट है, लेकिन यहाँ पे शर्ट अवेलेबल है, कह रहा शर्ट को पहनो जो तुम्हें पसंद है। तो आप मुझे बताएं इस शर्ट के बदले इस्तेमाल विच करेंगे, क्या करेंगे, विच इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत। अब यू वांट टू मतलब जो आप पहनना चाहते हो, यू वांट टू वेयर जो आप पहनना चाहते हो, तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है और ये वर्ब दिया हुआ है, तो ये अपने आप में कंप्लीट है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस में विच इस्तेमाल हुआ होगा, है ना, शाबाश। तो वेयर द शर्ट विच यू वांट टू, जो आप चाहते हैं पहनना पहन लीजिए, बात खत्म। विच एवर नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे शर्ट अवेलेबल है, और यहाँ पे वेयर के बाद डायरेक्टली ब्लैंक था, अवेलेबल ही नहीं था, तो शर्ट विच एवर शर्ट हो जाएगा। आई नेक्स्ट, दिस इज माई कार हुज प्राइस इज 2 lakhs, यह मेरा कार है जिसका प्राइस 2 लाख है। अब कहोगे सर ये कार जो है हमारा तो नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के साथ हुज लगाएंगे, विच लगाएंगे, हम लोग विच लगाएंगे, नहीं विच हमारा सब्जेक्टिव केस में लिखा था, नाउन पोजीशन मैंने भी बताया आपको, कभी भी पोजीशन, इस कार का प्राइस पोजीशन बता रहा है, क्या बता रहा है, पोजीशन, तो आप इसमें पहली बात तो हुज लगाएंगे नहीं, है ना। दिस इज माई कार, द प्राइस ऑफ विच, क्या लगाएंगे इसमें, तो इसमें लगाएंगे प्राइस ऑफ विच इज 2 lakh, बात क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए दो क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए, दिस इज माई कार द प्राइस ऑफ, इसमें भी द लगा लो, दिस इज माई कार द प्राइस ऑफ विच, मतलब किसी खास चीज के बारे में प्राइस पूछ रहे हैं, द आप इसमें लगा रहे हैं ना। दिस इज माई कार द प्राइस ऑफ विच, जिसका प्राइस 2 लाख है, क्योंकि यहाँ पे कार का प्राइस की बात कर रहा है, पोजीशन अधिकार को बता रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग पोजीशन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कार हमारा नॉन लिविंग नाउन था, इस वजह से हम लोग इसमें द प्राइस ऑफ विच लगा रहे हैं। क्लियर। आइए नेक्स्ट, दे वांट द रूम, वे लोग रूम चाहते हैं, ऑफ देयर फ्रेंड, उसके दोस्त का, जो बहुत स्पेसियस है, जो बहुत क्या है, जगह जगह उसमें काफी ज्यादा है। तो आप मुझे बताओ ये हु का जो यूज हुआ है किसके लिए, रूम के लिए हुआ है ना जी, तो रूम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हु लगाएंगे, वो तो इंसान के लिए होता है, तो आप इसमें क्या लगाएंगे, विच, ठीक है। जो तो इस रूम के बारे में बात की जा रही है, ऐसा मत समझना सर ये नाउन का पोजीशन है, इसका अधिकार बता रहा है, रूम का जगह बहुत स्पेसिस, तो यहाँ पे रूम जो बोल रहा है रूम के बारे में, रूम का कलर या रूम का प्राइस या रूम का किराया, ये सब नहीं पूछ रहा है आपसे, तो वो अधिकार में चला जाता, पोजीशन, ये डायरेक्टली इसी के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है, विच हो रहा है, और जब यहाँ पे बीच हुआ है तो इसके नजदीक ना होना चाहिए जी, तो द रूम ऑफ देयर फ्रेंड है, तो इसको हटा करके क्या लगाएंगे, दे वांट देयर फ्रेंड, देयर फ्रेंड्स रूम, है ना, दे वांट देयर फ्रेंड्स रूम, उसके बाद विच इज वेरी स्पेसियस, अब समझ में आया, विच के बगल में रूम आ गया, शाबाश। नेहा इनवाइटेड रजत, नेहा ने रजत को इनवाइट किया, जिसका फैमिली बहुत रिस्पेक्टेड है, मतलब बहुत ज्यादा सम्मानित है। तो कहोगे सर यहाँ पे
रजत की फैमिली के बारे में बात की जा रही है, रजत की फैमिली के बारे में बात की जा रही है। रजत की फैमिली, सिर्फ रजत के बारे में ही नहीं बात की जा रही है, जो आप हु लगाएंगे या विच लगाएंगे, यहाँ पे पोजीशन बता रहा है, अधिकार बता रहा है। ऑफ कोर्स कमिंग प्लीज, गुड मॉर्निंग। तो रजत की फैमिली, जब रजत की फैमिली की बात की जा रही है, ये पोजीशन है, ये अधिकार है ना? अधिकार है, तो आप मुझे बताओ रजत जो है लिविंग नाउन है या नॉन लिविंग नाउन? लिविंग नाउन है, राइट। तो क्या लगाएंगे, फैमिली ऑफ विच या हुज? शाबाश। तो आप इसमें लगाएंगे हुज। तो कहोगे सर इसमें क्या गलती है, ये भी तो हुज था। हाँ, तो जान लीजिए हुज जो है ना, ये शॉर्ट फॉर्म होता है किसका, हु हैज का या इज का होता है ना जी। और इसका मतलब जो है होता है, ये कोई अधिकार को नहीं बता रहा। और ये जो हुज है हमारे पास, ये हुज का मतलब होता है जिसका या जिसकी या जिसकी। आई बात समझ में, ये होता है। तो हमारा ये इस्तेमाल करना है, ना कि ये, क्योंकि हमारा पोजीशन है और यहाँ पोजीशन ही तो बताया है। क्लियर हो गया? चलिए, उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, आई होंगी, राइट। और इस जो भी आपको स्टडी करो उसको रिवीजन करो, याद करो, अच्छे से क्लियर करो और क्लियर करके आइए, तब इसके बाद आगे वाली क्लास आपको समझ में आएगी। और आज की क्लास वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि डेली लाइफ में आप हु हुम का इस्तेमाल कर लेते हो, विच किसके साथ इस्तेमाल करते, कब करते, कहाँ करते, सारे चीजें मैंने इसको ब्रेक डाउन कर दिया है ना। तो आज का सेवा यही समाप्त करते हैं। हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। अब मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, और वह ब्रेक 23 आवर्स। बाय।